हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्रैश कोर्स। तो हम डी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। डी का जो लेक्चर है उसको देख के आइए, तभी आप जो आइसोमेरिज्म है उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ कि कैसे आपको डी को इस्तेमाल करना है, और उसको आपको बहुत ज़्यादा वो काम आएगा आपका आने वाले दिनों में। जब अगर आप आइसोमेरिज्म का लेक्चर आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर बनाओगे कहीं पे भी जहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको डी का कंसेप्ट अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी आइसोमेरिज्म का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हम जहाँ पे लेक्चर 1 ख़त्म किए थे GOC 1 पे, वहाँ पे हम फ्री रेडिकल तक पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेटली वो वीडियो, अगर आप अभी भी नहीं देखे हो तो डेफिनेटली उस वीडियो को पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही उसका कंटिन्यूएशन है इस वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले ही तो बात है कार्बोकैटायन, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बोकैटायन। पहली पॉइंट आपको लिखना है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं ऑन कार्बन। ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। ये लुईस एसिड भी होता है। लुईस एसिड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए लुईस एसिड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है ये। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से है, वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब क्या है? प्लेनर है। मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए क्या है? प्लेनर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये है डायामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। ठीक है, ये डायामैग्नेटिक होता है। आपको अगर पता है तो फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होता है, उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेगा ना, तो उसलिए कोई भी वो जो नंबर आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इवन ही आता है। ठीक है, अच्छा, इसका अब मैं ऑर्डर देने वाला हूँ, इस ऑर्डर को ध्यान से लिख लीजिएगा। ऑर्डर क्या है देखिए, PH3C+। अभी pH मतलब क्या है? ये वाला लिंक है, ये वाला ग्रुप है। ठीक है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड pH ग्रुप। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं लिख सकते हैं। PH3C+, वहाँ उसके बाद आएगा PH2CH+, उसके बाद आएगा PHCH2 पॉजिटिव, ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। उसके बाद है CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये है अलाइलिक कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। सारा आपका डिटेल कोर्स में हो चुका है, तो मैं सिर्फ आपको ऑर्डर दूंगा। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है। उसके बाद आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, और उसके बाद आता है 1 डिग्री। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है? CH3 पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है कुछ एग्जाम्पल, मतलब कहाँ कहाँ आपको ये रिएक्शन दिखेगा, जैसे मैं प्रीवियस फ्री रेडिकल में भी लिखा चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम जगह पे आपको नोट्स में आपको मिलता है। ठीक है, ये है पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, आप पढ़ चुके होंगे। उसमें ये कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म आता है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, उसके साथ ही लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्किन्स। ठीक है, एल्किन्स का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। उसके बाद आता है एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड एल्काडाइंस। ठीक है, मतलब 2 इन है, समझ में आ रहा है आपको? एल्काडाइंस। ठीक है, अच्छा, और सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन मैकेनिज्म दिखता है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन ऑफ RX एंड डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट का भी अगर आप SN1 देखते हो तो उसमें भी अभी आपको ये दिखता है। ठीक है, ये दिख रहा है ना,
हाँ, तो डायजोनियम सॉल्ट, ये तो आप इसको लिखिएगा, ये कार्बोकेटन के ऊपर शॉर्ट नोट्स है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसमें ऑर्डर दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड में। तो बोर्ड वर्क को ज़रूर से कॉपी पे उतार लीजिएगा। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और करेंगे क्या, कार्बन आयन, ठीक है, कार्ब एनायन ये करने वाले हैं हम। तो देखिएगा कार्ब एनायन हमने अब पढ़ने वाले हैं। तो कार्ब एनायन पे क्या होगा, वही सेम बात है, नेगेटिव चार्ज होगा किसके ऊपर, ऑन सी, कार्बन के ऊपर। उसके बाद क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक होता है ये, क्योंकि इसके ऊपर मतलब लोन पेयर है इसके अंदर, ये न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब ये न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्टेड है। लुईस बेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लुईस बेस है। अच्छा, इसके बाद ये है sp3, ठीक है, ये sp3 है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ये नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कंजुगेटेड पिरामिडल होता है, ठीक है, ये इसका साइज शेप ये सब बताते हैं। और sp2 कंजुगेटेड होता है, ठीक है, प्लानर, ये हो सकता है इस मतलब इसका पॉसिबल सारा शेप यहाँ पे मैं बता दिया। डेफिनेटली ये डायमैग्नेटिक होगा, इसका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो इसमें भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अच्छा, इसका ऑर्डर लिखिएगा, ऑर्डर क्या होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को फैलाएगा उस हिसाब से ऑर्डर होगा। तो जितना ज़्यादा इसका अंदर क्या आएगा, pH आएगा, उससे उतना ज़्यादा क्या आएगा, उसका स्टेबिलिटी आएगा, pH2CH माइनस, pHCH2 माइनस, ठीक है। उसके बाद आता है एलाइल, सेम तरीके से, लेकिन उसके बाद ऑर्डर अलग हो जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो प्लस आई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगा कार्बन के ऊपर, तो वो और ज़्यादा अनस्टेबल बन जाएगा। तो डेफिनेटली 1 डिग्री ज़्यादा होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको रिएक्शन में दिखेगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट ये है, मैं आपको दिखा दिया। न्यूक्लियोफिलिक ये तो आपको पता ही है, डायमैग्नेटिक इम्पोर्टेंट हो सकता है। अच्छा, कहाँ कहाँ आपको दिखेगा, एल्डोन कंडेंसेशन रिएक्शन पे दिखेगा, एल्डोन कंडेंसेशन, एल्डोल, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन। उसके बाद आपको कैनिज़ारो पे भी दिखेगा, कैनिज़ारोस रिएक्शन, वहाँ पे भी आपको दिखेगा। आपको पार्किंग्स रिएक्शन पे दिखेगा। अच्छा, आपको नोवेनाजाल में भी दिखेगा। तो ये सब जो रिएक्शन है इसमें आपको दिखेगा कार्बोनाइन मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बीन, कार्बीन पर आपको नोट्स मिल रहा है, ठीक है, हर जगह नहीं मिलता ये, तो डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा। कार्बीन के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं, कार्बीन, ठीक है। अच्छा, इसका बहुत सारा वीडियोस बन रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज़ आपको शॉर्ट में चाहिए होगा सारा कुछ डालना पड़ेगा ना। तो ये जो चैप्टर लेंथ है, मतलब टॉपिक लेंथ है, GOC, ये भी बड़ा होता है। GOC 1 पार्ट के अंदर ये सब वीडियोस आ रहा है, GOC 2 के अंदर भी और बहुत सारा वीडियोस आएगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स ले रहा है, लेकिन इसको देख लीजिएगा, आपका फ़ायदा होगा, अच्छा वाला रिविज़न आपका हो जाएगा, ठीक है। कार्बन क्या होता है, लिखिएगा, न्यूट्रल डाइवैलेंट एंड विथ 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कार्बन्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बोथ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक, बोथ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियोफिलिक एंड व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, बोथ न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक।
फिलिक। अच्छा, एक नंबर पे लिखिएगा इसका नेक्स्ट पॉइंट sp2 सिंगलेट। सिंगलेट जो सिंगलेट वाला होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, दिस, ठीक है, दिस, तो दिस इज द फॉर्मेशन। अच्छा, ये क्या होता है, प्लानर, ठीक है, sp2 है। और जो सेकंड है वो होगा आपका sp ट्रिपलेट। जो ट्रिपलेट वाला होता है वो sp होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ याद नहीं भी रहता है तो ये याद बिल्कुल होना चाहिए। सिंगलेट ट्रिपलेट, उसका फॉर्मेशन भी दिखाया गया है यहाँ पे, मतलब ऐसे उसका स्ट्रक्चर, और इसका शेप भी दिखाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कैसा होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ऐसा होता है। दिस इज द शेप ऑफ लीनियर, ठीक है, sp है तो लीनियर बन रहा है, ठीक है। ये लीनियर लिखा हुआ है, मैं सही से लिख रहा हूँ, लीनियर, दिस इज लीनियर बन गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका डायमैग्नेटिक। कौन सा, एक जो है वो डायमैग्नेटिक, और जो दो है वो है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कौन सा इसका जो दो फॉर्म है ना, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वो बॉन्ड बना रहा है, इसलिए वो स्टेबल बन रहा है। सिंगलेट, ये इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें से, वो क्या है, रेमन टेमन रिएक्शन जो है, रेमर टेमन, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, रिएक्शन जो आप पढ़ते हो उसके अंदर इसका मैकेनिज्म आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है क्या, विटिक रिएक्शन। इस पॉइंट के अंदर ही लिखिएगा, ये एक नंबर है तो नंबर, विटिक, विटिक रिएक्शन, ठीक है। विटिक रिएक्शन या जो भी आप उसका एक्सेंट आप जो भी बोलते हो उस पर्टिकुलर, और उल्फ रीएजेंट में भी आता है, रीअरेंजमेंट, ठीक है, उल्फ रीअरेंजमेंट में भी ये आता है। तो डेफिनेटली इसको देखिएगा। और यहाँ पे हमारा जो इंटरमीडिएट है उसके बारे में डिटेल्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखने वाले हैं जो नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे बनेगा उसके बारे में हम देखने यहाँ पे वाले हैं। तो डेफिनेटली इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ लिए हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में सारे तथ्य, जहाँ पे कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, कार्बीन, फ्री रेडिकल के बारे में डिटेल्स, शॉर्ट नोट्स आपको लिखवा दिया गया। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी आइसोमेरिज्म वाला पार्ट था ना, यहाँ पे आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म जो था, तो वो आइसोमेरिज्म के अंदर जो यहाँ पे देखिए आइसोमेरिज्म, उसके अंदर एक पार्ट क्या था आपको अगर याद हो तो, एक पार्ट था क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या था, दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसके अंदर मैं स्ट्रक्चरल सारा पढ़ा दिया। उसके बाद में इंटरमीडिएट वाला जो पार्ट था उस इंटरमीडिएट पार्ट को पढ़ा दिया, ये वाला पोर्शन खत्म। इसके बाद हम अभी स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पार्ट। इस पार्ट को पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ नोट्स लिखाएंगे आपको। उसके बाद ये GOC1 खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसे मैं लिखवाया पहले वैसे तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो अब मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट नोट करने की तो बात है, कॉपी में रहना चाहिए ताकि आपको रिवीजन में काम आए, बस। अच्छा, पहला पॉइंट जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दो इसका ये कैसे कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल, सही से लिख देता हूँ,
देखिए कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और एक होता है कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा, कॉन्फॉर्मेशनल के अंदर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, वो ऐसा ऐसा बनाना होता है, आपको शायद आप पढ़ चुके होंगे या नहीं भी पढ़ चुके होंगे, तो अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको जस्ट ध्यान से रखिएगा। एक्चुअली ये होता क्या है, डिफर इन कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो जो मैं बनाया ना वो कॉन्फॉर्मेशन है, तो उसी से वो क्या होता है, डिफर होता है। तो बस यही है। और इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको देखना चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी होता है क्या, देखिए ध्यान से, जो स्टैगर्ड होता है, स्टैगर्ड, ठीक है, इन नॉर्मल कंडीशन, और कुछ कंडीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, उस कंडीशन में गॉच से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इस एंटी स्टैगर्ड से। तो वो भी मैं आपको कुछ एक जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसके अंदर बता दूंगा। तो ऐसे ही मैं नॉर्मल कंडीशन पे बता रहा हूँ। स्टैगर्ड जो एंटी वाला होता है, एंटी स्टैगर्ड, वो ज़्यादा होता है किससे, स्क्यू और गॉचेस से। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, गॉच से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, इसको मैं बाद में करवाऊंगा, अभी मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्यू और गॉच। उसके बाद आता है पार्शियली इक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड। उसके बाद आता है फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर। स्टैगर्ड एंड जो एंटी स्टैगर्ड होता है वो ज़्यादा होता है स्क्यू और गॉच से, ये नॉर्मल कंडीशन पे। ठीक है, कोई एक कंडीशन पे क्या होता है, ये उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, ये उल्टा भी होता है स्पेशल कंडीशन पे, तो मैं वो अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी आप ऐसे लिख के रखो, नॉर्मल कंडीशन ब्रैकेट पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे लिख भी सकते हो, नोट यहाँ पे लिख दीजिएगा, स्पेशल केस ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन में प्रैक्टिस वो करवा दूंगा, ये वाला जो होता है। ठीक है, एक ऐसा एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, पार्शियली एक्लिप्स्ड, उसके बाद होता है फुली एक्लिप्स्ड। खत्म, यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल खत्म, और कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो, इसको ही अभी याद रखना आपको। ठीक है, और जो स्पेशल कंडीशन है वो मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे अभी मैं नोट कर लिया। कॉन्फॉर्मेशनल के अंदर जो स्पेशल केस है उसको मैं आपको दिखा दूंगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बताऊंगा कॉन्फिगरेशनल। ठीक है, एक तो हो गया कॉन्फॉर्मेशनल, वो खत्म, कॉन्फॉर्मेशनल, दिस इज डन। उसके बाद है कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल, जल्दीबाजी कर रहा हूँ। अच्छा, कॉन्फिगरेशनल, अच्छा, लास्ट में कभी कभी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अचानक ख़त्म हो जाता है, तो वो आप कुछ ऐसा माइंड में मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा स्टोरेज ख़त्म हो जाने के बाद ही वो ऑटोमेटिक वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो कट जाता है। ठीक है, तो उसको जस्ट माइंड में आप मत लीजिएगा। ठीक है, सारा वीडियोस का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक के बाद एक देखते जाइए, क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस सेशन कीजिए, मटेरियल लगाइए, सब अच्छा होगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर एक होता है जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो किसके अंदर आता है, स्टीरियो के अंदर कॉन्फिगरेशनल। उसके बाद क्या आता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में सिस ट्रांस भी बोलते हैं। सिस ट्रांस आप सुने होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है सिस ट्रांस। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिस ट्रांस कैसे होता है। देखो देखो, सी डबल बॉन्ड सी, इसके मतलब रेस्पेक्ट में सब कुछ होगा। देखो, ए यहाँ पे है, एक यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, और एक कंडीशन कैसा है, ऐसा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। तो ये दो कंडीशन हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो ये सेकंड वाला कंडीशन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, TRANS, ट्रांसफॉर्म। और ये बोलते हैं सिस, CSI, सिस फॉर्म। सिस मतलब देखिए, दो टाइप, सेम टाइप ऑफ ग्रुप अगर एक ही साइड पे रहेगा तो इसको हम बोलेंगे सिस फॉर्म। और अगर
जस्ट ऑपोजिट साइड पे रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। दिस इज द नॉर्मली जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस, ठीक है। और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, क्योंकि ऑप्टिकल का प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फॉर्मेशनल खत्म, कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर दो कंडीशन हुआ, फिर से मैं बता रहा हूँ। जियोमेट्रिकल जो हम सिस ट्रांस बोलते हैं, ये मैं ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या आता है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो किसके अंदर आता है, कॉन्फ़िगरेशनल, मतलब स्टीरियो के बाद कॉन्फ़िगरेशनल, उसके बाद ऑप्टिकल, ठीक है। तो ऑप्टिकल में क्या होता है, देखिए मैं शॉर्ट में जस्ट आपको कायरल कार्बन बताता हूँ। जैसे कि एक कार्बन के बाद 4 होता है इसका वैलेंसी, तो यहाँ पे अगर R1, R2, R3, R4 लगा रहेगा, R1 इज नॉट इक्वल टू R2, नॉट इक्वल टू R3, नॉट इक्वल टू R4, तो पर्टिकुलर इस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो आप इसमें शॉर्ट में लिख लीजिएगा, रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PPL। अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट उस क्या करते हैं, उसको रोटेट कर देता है, तब उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम बोलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब इट इज एक्टिव व्हेन the compounds or something species rotate the plane polarized light, ठीक है। ये होता है, ये आप लिखिएगा। ये जो है इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एसिमेट्रिक, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं कायरल, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कायरल। तो जो एसिमेट्रिक है मतलब सिमेट्रिक नहीं है, जो सिमेट्रिक सिस्टम नहीं है, उसके अंदर कायरलिटी होता है, और कायरलिटी होगा मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन एटम। जस्ट इतना लिख लीजिएगा अभी, ठीक है, शॉर्ट नोट्स की तरह। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको छोटा छोटा कुछ पॉइंट्स है उसको मैं बता देता हूँ फटाफट, ताकि आपका ये GOC1 खत्म हो जाए। तो आपको कुछ छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा, जिस पॉइंट को आपको ज़रूर से नोट करना चाहिए, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट ध्यान से रखिएगा। तो नोट, नेवर मिस दिस, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, a few compounds of carbon such that CaCO3 and Li, ठीक है, ये and LiCN are considered as, अब ऐसे भी लिख सकते हो, to be इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ कार्बन होने से ही चलेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना है तो कार्बन होने से ही चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे COCO3 है, इसमें भी कार्बन है, LiCN है, इसमें भी कार्बन है, लेकिन ये दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अब देखिएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स always form functional isomers, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, with each other, ठीक है। मैं आपको सारा कुछ इसके अंदर जो भी अंडर में जो भी पेयर है उसको मैं आपको लिखा देता हूँ। डाइइन्स, इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हो, इसको हम एल्कीन्स भी बोलते हैं।
एंड एल्काइंस, ठीक है, एक नंबर। दूसरे नंबर पे आ रहा है एल्डिहाइड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड, ठीक है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मार्क कर लीजिएगा, डेफिनेटली मार्क कर लीजिएगा। तीसरा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, हाँ जरूर, लेकिन OH वाला अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं बोलते। मतलब अगर मैं बताऊं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री OH मतलब अल्कोहल, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन ये तीनों दिखाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, ये दिखाते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 4th नंबर पे आता है साइनाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड आइसोसाइनाइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर पे आता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेगा, तो डेफिनेटली इसको नोट कर लीजिएगा। नाइट्रो एल्केन्स दिख रहा है ना आपको, हाँ, नाइट्रो एल्केन्स एंड एल्काइल नाइट्राइड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर क्वेश्चन हो सकता है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, FYQ, आप इसको नोट कर लीजिएगा एज ए FYQ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बोलेगा कि एक आपको नाइट्रो एल्केन्स दे देगा और आपको एल्काइल नाइट्राइड्स दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा आइसोमेरिज्म है, 1 2 3 4 दे देगा, आपको क्या मार्क करना है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, और भी है, अभी भी है, ठीक है, मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, इसको मिटा के ध्यान से देखिएगा। ये कितना आया, 6ठा। अब 7वां देखिए, ये है एरोमेटिक अल्कोहल्स एंड क्या, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इतना ही है, ठीक है। और भी बहुत सारा पॉइंट है, जैसे इसको लिखिएगा कि बेंजोफेनॉन ऑक्सीम, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है देखिए, C6H5 C11NOH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोफेनॉन ऑक्सीम, having two similar, ठीक है, 2 similar aryl groups does not show क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको लिखते जाइएगा और खुद से वेरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये सब क्वेश्चन में डालूंगा ज़रूर से, ठीक है, इसको भी मैं नोट कर लेता हूँ, इसको भी क्वेश्चन में डालूंगा ज़रूर से, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट बताऊँ। अच्छा, क्वार्ट्ज वाज द फर्स्ट सब्सटेंस टू एग्जिबिट द फेनोमेनन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये एक ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, जेईई मेन में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन देते हैं, तो याद रखिएगा कि क्वार्ट्ज जो है वो पहली बार ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाया था, ऐसा एक फर्स्ट सब्सटेंस जो पाया गया था। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, 3 तक मिटा दिया। अच्छा, देखिए, जैसे मैलिक एसिड, लिखिएगा मैलिक एसिड, ठीक है, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो क्या करता है, और क्या दिखाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट दूसरा है मैलेइक एसिड, MALEIC, मैलेइक एसिड। ठीक है, मैलेइक एसिड ये भी है एक अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये भी आपको क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या दिखाता है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, GI दिखाता है ये। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब और ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल देता हूँ। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ओनली फाउंड इन एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स एंड देयर डेरिवेटिव। इसमें ही सिर्फ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखता है। जो एनोमर्स है, एनोमर्स मतलब क्या है, एनोमर्स अब लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। एनोमर्स क्या होता है, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड C, ठीक है, C आई थिंक 2 है, C2, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन इन C2 एटम। ठीक है, अराउंड लिख सकते हो यहाँ पे, अराउंड C2 एटम, ये इंपॉर्टेंट है। एनांशियोमर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ये नीचे वाला मिटा देता हूँ, और कुछ 1-2 पॉइंट है जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। एनांशियोमर, ठीक है, इनैंशियोमर भी बोलते हैं बहुत लोग, और भी कुछ बोल सकते हो, इनैंशियोमर्स। ये एक्चुअली होता क्या है, ये है मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज, बहुत बोल रहा हूँ, VBI है ये, VBI, दोनों पॉइंट में बताऊंगा, दोनों ही VBI। मिरर इमेज बट नॉट व्हाट, सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल। इसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसे आप नोट में लिख लीजिएगा जस्ट। ठीक है, एनांशियोमर क्या है, मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। सेम तरीके से डायस्ट्रियोमर्स, डायस्ट्रियोमर्स है, ये क्या है, नॉट मिरर इमेज विथ ईच अदर, नॉट मिरर इमेज अगर बन जाए कोई पेयर इन ईच अदर, तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का डायस्ट्रियोमर्स। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिखता है। एनोमर भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ मतलब अचानक से एनोमर्स के ऊपर क्वेश्चन दे सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और मैलेइक एसिड, मैलेइक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये मतलब सरप्राइज क्वेश्चन, इसके ऊपर सरप्राइजली आपको दिया जा सकता है। ठीक है, और सारा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको क्या लिख दिया, नेवर मिस दिस, इसको मिस मत कीजिएगा। मैं जो भी यहाँ पे डिस्कस किया अंडर द नोट, ठीक है, ये स्पेशल नोट था, ख़त्म किया इसके साथ GOC 1। अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ GOC 2। डेफिनेटली उसके लिए तैयार रहिएगा और इसका नोट्स ज़रूर से अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दे दूँगा, बोल रहा हूँ यहाँ पे, एनोमर्स, एनांशियोमर, डायस्ट्रियोमर्स, ये सब जो छोटा छोटा नोट के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, ये मेनली क्वेश्चन पे आपको इसका एप्लीकेशन दिखेगा। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन, एज ए इन्फॉर्मेशन ही मैं आपको यहाँ पे लिखवा दिया, उस वहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिखेगा, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक चीज़ क्या है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी कुछ क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, और आइसोमर्स का भी क्वेश्चन करवाना। तो प्रैक्टिस सेशन में आपको सारे टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। कुछ पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताया, जो जिसको मैं इंक्लूड करूँगा, उसको मैं डेफिनेटली इंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में GOC 2 के अंदर। उसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म और वो सब डिस्कस होगा। तो डेफिनेटली इसका अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच।